हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा आयोजित हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 के अंतर्गत जो डीएलएड का सिलेबस है उसमें दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक का एमसीक्यू आपके बीच में लेकर के आया हूं वो है यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 6 और 7। टॉपिक नंबर 6 है जाकिर हुसैन शैक्षिक लेख बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए। टॉपिक नंबर 7 है जे कृष्णमूर्ति शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए। दोस्तों, इन दोनों टॉपिक्स का मैं एमसीक्यू आपके बीच में लेकर के आया हूं और मैंने कोशिश किया है, जैसा कि मैं जितने भी एमसीक्यू आपके बीच में लेकर के आता हूं उसमें भी मैं इस बात को आपके बीच में रखता हूं और इस वीडियो में भी आपको बताने जा रहा हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन आपके बीच में रखता हूं वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो एसेंशियल होते हैं, जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उसी क्वेश्चंस को मैं अपने सेट में जगह देता हूं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 का डीएलएड सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 2 का मैं टॉपिक नंबर 6 और 7 बताने जा रहा हूं। एक बार फिर हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है डॉक्टर जाकिर हुसैन शैक्षिक लेख बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए, और है दोस्तों जे कृष्णमूर्ति शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए। एमसीक्यू है दोस्तों, और जैसा कि आप देखते हैं ये आपके बीच में लाया जा रहा है जिस चैनल के द्वारा, वो चैनल का नाम है हिमांशु क्लासेस। तो ये है दोस्तों आज आपको पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग जिस एमसीक्यू पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 6 डॉक्टर जाकिर हुसैन शैक्षिक लेख। देखिए इसके अंतर्गत जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अब ये जन्म कहाँ हुआ था जान लिए। अब कब हुआ था, तो जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। जिस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, वर्तमान समय में अब वो आंध्र प्रदेश की जगह पर तेलंगाना में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल कर लेंगे और वो बहुत ही एसेंशियल होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखिए 1920 ईस्वी में अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की इन्होंने नींव रखी, जो बाद में दिल्ली आ गया था। देखिए उसके अंतर्गत जो संस्थापक दल था दोस्तों, उसमें ये भी एक शामिल थे, और उस समय जो इनका एज था वो महज दोस्तों 23 वर्ष था। 23 वर्ष की उम्र में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक दल के ये सदस्य थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इन्हें अलीगढ़ विश्वविद्यालय का उपकुलपति बनाया गया। उसके बाद 1948 में जाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया। ये आपको याद रखना है इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ वर्ष 1957 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार के राज्यपाल कब बने जाकिर हुसैन, तो 1957 में। अब देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। दोस्तों, उनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है, वो है कि जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्यों प्रचलित थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे पहले ये जान लीजिए, 13 मई 1967 को देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसी डेट को ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। देखिए वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो तीसरे हुए और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब सी जो है कि ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के समय इनके ऑफिस में हुई थी।
मतलब ये उस समय राष्ट्रपति थे और अपने ऑफिस में ही इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो ये भी जो ऑप्शन है ये भी सही है, यानी ए बी सी तीनों सही है। अब देखिए उपरोक्त सभी, तो सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। तो ये आपको याद रखना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो निधन हुआ था उसको भी आपको नोट कर लेना चाहिए। वो 3 मई 1969 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। 1963 में शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इतना जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए दोस्तों, अगर इसका एमसीक्यू बनाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका एमसीक्यू बन सकता था, लेकिन मैंने इसे पॉइंट वाइज आपको नोट कराना मुनासिब समझा। तो थर्ड क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं। चूँकि ये शैक्षिक लेख है और जाकिर हुसैन ने बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को बताया है, तो बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऑप्शन ए आप जो देख रहे हैं कि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना, ये जो ऑप्शन ए है ये सही है। बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, ये भी बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों, और सबसे बड़ा ये पॉइंट है। उसके बाद है कि ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं कि बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, तो ये भी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, यानी इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देखते हैं। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बाल केंद्रित शिक्षा में किस तरह के शिक्षण को महत्व दिया है। अब इसमें ध्यान देना है कि जाकिर हुसैन ने किस तरह के शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में महत्व दिया है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण बी है, सी है सामान्य शिक्षण, डी है व्यावसायिक शिक्षण। तो जाकिर हुसैन ने बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में बताया है कि ये जो शिक्षा का महत्व है वो है सार्वजनिक शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महात्मा गांधी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को शिक्षा समिति का अध्यक्ष कब बनाया। देखिए, ये उस समय की बात है जब बुनियादी शिक्षा के ऊपर महात्मा गांधी कार्य कर रहे थे और इसके लिए वर्धा सम्मेलन हुआ था, उस समय की बात है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा 1937, यानी महात्मा गांधी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को शिक्षा समिति का अध्यक्ष 1937 में बनाया था। देखिए, 23 अक्टूबर 1937 को उन्हें शिक्षा समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर डेट भी क्लियर हो जाता है 23 अक्टूबर। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, इसके अंतर्गत देखिए ऑप्शन ए है रटने को प्रोत्साहित करके, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर, या शिक्षकों के व्याख्यान विधि पर ध्यान देकर। यहाँ पर कर लेंगे इसे, पर ध्यान देकर। तो 6 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। यानी यहाँ जो ऑप्शन मैं दिया हूँ उसमें कुछ सम्मिलित हैं और एक इसमें सम्मिलित नहीं है। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, ऑप्शन ए जो आप देख रहे हैं कि बालक के सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, अब बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ये सम्मिलित है, बिल्कुल सम्मिलित है, ऑप्शन ए सही है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बिल्कुल सही जवाब होगा। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ये तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन सी भी सही है। गृह कार्य प्रदान करना, ये जो है ये गलत है, यानी जो सम्मिलित नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किस तरह की शिक्षा को एक छात्र के लिए अपमान मानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 8 में ऑप्शन देखते हैं। मूल्य आधारित, तो ये जो होगा अपमान की बात है तो ये नहीं होगा। नैतिकता को विकसित करना, ये भी नहीं होगा। समानता आधारित, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, तो भौतिकवादी उद्देश्यों के लिए ये जो शिक्षा का जो उद्देश्य जो अगर व्यक्ति मानते हैं तो जाकिर हुसैन उसके लिए शिक्षा को एक छात्र के लिए अपमान मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण
जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा कि शिक्षा को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो गिजूभाई वधेका। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एक अच्छे शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? अब देखिए, एक अच्छे शिक्षक के लिए गुण में उनके अंदर क्या गुण होना चाहिए अच्छे शिक्षक बनने के लिए? तो इसमें ऑप्शन है ए जो है वो है धैर्य। तो बिना धैर्य का एक शिक्षक नहीं हो सकता। दया, दया तो बहुत ज़रूरी है। गंभीरता भी आवश्यक है। यानी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया है? अब देखिए, शिक्षा का उद्देश्य जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया है वो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए है समग्र विकास, बिल्कुल बताया है समग्र विकास को। स्वयं का विकास, स्वयं का विकास ये बातें नहीं कही है। व्यवसाय का विकास, ये भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं किया है। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, समग्र विकास। तो जाकिर हुसैन के बाद टॉपिक 7 मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। और इस तरह का जो आप क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको हिमांशु क्लासेस चैनल पर ही उपलब्ध है। तो जे कृष्णमूर्ति शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए जो 7th टॉपिक है यूनिट 2 का, उसमें के बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो उसके अंतर्गत जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, ये बातें मैंने जाकिर हुसैन के लिए भी ये क्वेश्चन को रखा था और यहाँ पर भी मैं इस क्वेश्चन को रख रहा हूँ और पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो था वो 12 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के मदनापाली में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? मदनापाली में। ये आप याद रख सकते हैं, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। उनका पूरा नाम दोस्तों, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आता है कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। दोस्तों, जिद्दू कृष्णमूर्ति दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों के लेखक एवं प्रवचनकार थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनवरी 1911 के उड़ियार में किनकी अध्यक्षता में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना हुई? तो उड़ियार में जो हुआ, ये 4 लिखा हुआ है, उड़ियार करेंगे। किनकी अध्यक्षता में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना हुई? तो इसका ऑप्शन आप जैसा देख रहे हैं तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति। उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन आपसे दोनों तरह से पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। डेट पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। 14 है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इससे आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके ऑप्शन जो ए है वो शिक्षा सीखने की कला से संबंधित है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जे कृष्णमूर्ति ने कहा है कि शिक्षा सीखने की कला से संबंधित है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ धर्म के वास्तविक रूप को समझने के साथ साथ शिक्षा ऐसी हो जो आत्मबोध कराए, ये भी सही जवाब है। सी है कि शिक्षा का तात्पर्य, दोस्तों शिक्षा का तात्पर्य है सत्य की खोज करना, कार्य करने की क्षमता का विस्तार एवं कार्य को मन लगाकर करना। तो जे कृष्णमूर्ति ने इस बात को भी सही ठहराया है। तो जो ऑप्शन ए, बी, सी है, उन्होंने शिक्षा के अर्थ के में रखा है इन तीनों बातों को। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये देखते हैं। देखिए, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार वर्तमान शिक्षा मनुष्य को बनाती है, क्या बनाती है? वर्तमान शिक्षा की बात। अब देखिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वो महत्वाकांक्षी,
जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन को लेकर के बात कर रहा हूँ। महत्वाकांक्षी, उन्होंने कहा है कि वर्तमान शिक्षा मनुष्य को महत्वाकांक्षी बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। विभिन्न उपाधियों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, ये बातें भी कही हैं। भय पर आधारित है, भय को लेकर के उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कटाक्ष किया है वर्तमान शिक्षा पर। तो भय पर आधारित है, इसलिए भयभीत बनाती है, छात्रों को भयभीत बनाती है, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि शिक्षा का मूल्य उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का मूल उद्देश्य संतुलित मानव का विकास करना है। अब ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। अब किसने कहा, ये तो मैं यहाँ पर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब पूछेगा कि जय कृष्णमूर्ति ने इन बातों को कहा, तो इसमें आपको ये याद रखना होगा कि मूल उद्देश्य संतुलित मानव का विकास करना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है जाकिर हुसैन, नहीं। गिजुभाई वधेका, नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, जय कृष्णमूर्ति। तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो 17 है कि कृष्णमूर्ति के अनुसार बालकों में प्रभावशाली विधि से व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए आवश्यक है। अब देखिए क्या आवश्यक है कि एक बालक के अंदर प्रभावशाली मतलब बालकों में जो प्रभावशाली विधि से व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सके, कैसे हो सकता है। अच्छे शिक्षक के बारे में उन्होंने कहा, तो ये नहीं, सही जवाब ए नहीं। उन्होंने शिक्षक के ऊपर जरूर बताया कि शिक्षक को किस तरह से होना चाहिए, लेकिन जो ही बातें यहाँ पर है उसके अनुसार जो आपको सही जवाब देना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है 17 का, वो ऑप्शन नंबर बी है, अच्छे पाठ्यक्रम, यानी अच्छे सिलेबस पर उन्होंने ये बातें कही हैं और कही हैं कि बालकों में प्रभावशाली विधि से व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए अच्छे सिलेबस की आवश्यकता है, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि जय कृष्णमूर्ति ने पाठ्यक्रम निर्माण में किन बिंदुओं पर बल दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 18 के अनुसार अगर ऑप्शन देखें हम यहाँ पर, तो पाठ्यक्रम निर्माण में किन बिंदुओं पर बल दिया है, ये बातें नैतिक गुणों की शिक्षा एवं क्रियाशीलता, ये बातें कही हैं पाठ्यक्रम निर्माण को लेकर के। अधिगम एवं उपयोगिता, ये भी सही है। उद्देश्यपूर्ण एवं संतुलित पाठ्यक्रम, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। देखिए मैंने ज़्यादातर चीज़ों को कोशिश किया है कि आपको सारी बातों को कम से कम समय में बताने की कोशिश किया जाए, और उसी के आधार पर मैंने आपके लिए ये तैयार किया है दोस्तों, ये MCQ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि जय कृष्णमूर्ति ने सीखने की सर्वोत्तम विधि किसे माना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात मैं कर रहा हूँ, तो सीखने की सर्वोत्तम विधि किसे माना है। करके सीखना, बिल्कुल उन्होंने कहा है। स्वयं के अनुभव से सीखना, ये भी बातें कही हैं। तो ये दोनों सही होंगे और ये आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी सही जवाब है, ए एंड बी। पुस्तकों से सीखने की बात उन्होंने इस सर्वोत्तम विधि के अंतर्गत नहीं कही है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कृष्णमूर्ति के अनुसार बालक के संपूर्ण विकास के लिए जो शिक्षण विधियां बताई हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें सम्मिलित नहीं है। तो देखिए संपूर्ण विकास के लिए जो शिक्षण विधियां, ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षण विधियां बताई हैं उसके अंतर्गत ए है वार्तालाप, उन्होंने कहा है। अध्ययन के बारे में भी कहा है। स्वाध्याय को भी उन्होंने शिक्षण विधियों के अंतर्गत रखा है। नहीं रखा है तो नकल को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो आपको याद रखना है इन तीनों को। तो आप कृष्णमूर्ति ने जो शिक्षण विधियां बताई हैं वो जान ले। तो जो इस तरह का जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ, अगर इसमें बदल करके भी दे दे तो आपको वो जानने में, उसे बनाने में कठिनाई न हो। तो देखिए कृष्णमूर्ति के अनुसार बालक के संपूर्ण विकास के लिए निम्न शिक्षण विधियां आवश्यक है। इसमें वार्तालाप, अध्ययन, स्वाध्याय, ये तीनों मैंने ऊपर आपको बताया। अवलोकन है, निधिध्यासन है, प्रयोग है, मनन है, व्याख्यान है, श्रवण है और दृष्टांत है। तो ये आपको याद रखनी है इनकी शिक्षण विधियों को। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कृष्णमूर्ति के अनुसार एक शिक्षक में किन गुणों का समावेश
होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख ले। ऑप्शन ए है शिक्षकों को सृजनशील छात्रों में प्रतिभा को उजागर करने वाला होना चाहिए। एक शिक्षक के गुण की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये बातें उन्होंने जो कही है बिल्कुल सही कही है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अब देखिए ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। बी है कि शिक्षक को तकनीकी का समुचित ज्ञान होना चाहिए। तकनीक का शिक्षक ऐसा हो जो छात्रों का पथ प्रदर्शन करे तथा उसका व्यवहार जो हो ना वो मित्रता पूर्ण हो। तो ऑप्शन बी भी जो है वो सही होगा। अब ऑप्शन सी है दोस्तों कि शिक्षक में बालकों की रचनात्मक शक्तियों का विकास करने की योग्यता होनी चाहिए। शिक्षक में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की योग्यता होनी चाहिए जिससे छात्र स्व अनुभव द्वारा सफलतापूर्वक सीख सके। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए बी सी ये देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। तो सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तरफ जहाँ जे कृष्णमूर्ति शिक्षक को महत्वपूर्ण मानते थे तो दूसरी तरफ वो शिक्षार्थी को भी शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान देते थे। तो उनके अनुसार शिक्षार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो है कि शिक्षार्थी में शिक्षा ग्रहण करने हेतु डर होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर डर की भावना नहीं होनी चाहिए। शिक्षार्थी को निडर होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने में शारीरिक और सामायिक, यहाँ पर सामायिक लिखा हुआ है इसे सामाजिक कर लेंगे आप, सामाजिक स्वास्थ्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें गलत होगी। उन्होंने कहा है कि शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य की जरूर आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा, यानी ए भी नहीं और बी भी नहीं। ऑप्शन सी देखते हैं। सी क्या है? सी है कि शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करने हेतु एक शिक्षार्थी को दबाव बनाना चाहिए। ये भी गलत जवाब है। दबाव की बात उन्होंने नहीं की है, उन्होंने स्वतंत्रता की बात की है। तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो दोस्तों बिल्कुल ही गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है कि शिक्षार्थी ऐसा होना चाहिए जो शिक्षकों को सम्मान दे, निडर हो, सामाजिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये बातें सही है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? रोजगार, व्यापकता, प्रसिद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी है व्यापकता। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। और यहाँ पर देखिए किस तरह का उनका जो शिक्षा कृति है वो क्या है। तो ऑप्शन ए है संभाषण, बी संस्मरण, सी निबंध और डी एकांकी। तो इसका सही जवाब है संभाषण। वो लिखते नहीं थे, वो इसके बारे में भाषण देते थे, वो एक लेक्चरर के रूप में कार्य करते थे। तो शिक्षा की कृति का ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो यहाँ पर टॉपिक के आधार से ही आप सही आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी शिक्षा होगा, बाकी ये कोई भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि जय कृष्णमूर्ति के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन होता है। अब देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, उनका थॉट है। अब 26 में जो ऑप्शन ए है जीवन में खुश रहना, जीवन में उन्नति करना, जीवन को समझना, अब उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी जीवन को समझना। यानी जय कृष्णमूर्ति के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा क्या कठिन है? जीवन को समझना। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उनके संबंधों तथा उनके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? अब देखिए ऑप्शन ए है उत्साह, बी नाराजगी, सी खुशी, डी भय। अभी शुरू में भी मैंने बताया भय पर उन्होंने जबरदस्त कटाक्ष किया है, यानी इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? 28 का मैं बात कर रहा हूँ। महात्मा गांधी, फ्रोवेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, जे कृष्णमूर्ति। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जे कृष्णमूर्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्रायः लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे नाटककार थे, वे प्रायः बोलते थे, संभाषण देते
करते थे। और ये ऊपर के क्वेश्चन में भी मैंने आपको क्लियर किया है, यानी इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लिडवेटन इनमें किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, विश्व गुरु किन्हें मानते थे, उनके अंदर देखते थे। और ये जो लिडवेटन थे एनी बेसेंट के साथ मिल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी पर कार्य करते थे, और थियोसॉफिकल सोसाइटी में ही जो जय कृष्णमूर्ति थे उनका लालन पालन हुआ था। तो इसका सही जवाब मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा, जय कृष्णमूर्ति। तो दोस्तों ये था टॉपिक नंबर 6 जाकिर हुसैन शैक्षिक लेख, और टॉपिक नंबर 7 जय कृष्णमूर्ति शिक्षा क्या है का MCQ। उम्मीद है दोस्तों आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होंगे।